अब आते हैं हम कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तरफ। ठीक है, इन इस कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में बेसिकली मैंने क्या किया है कि जितने भी रिएक्शन हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता तो है सुक्रोज सुक्रोज में, माल्टोज के अंदर, एंड इवन आपके पास लैक्टोज के अंदर बनता है, बट हमें पता तो चले कैसे बनता है, क्या प्रोसीजर है। ठीक है, और ये सारे रिएक्शन आपके केपी के इवन फेडरल की टेक्स्ट बुक और दूसरे जो टेक्स्ट बुक है उनमें भी मौजूद है। इस वजह से यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर आपके पास, आप सबको पता है कि माल्टोज कैसे बनता है। मैं आपको एक निमोनिक्स बताऊंगा। यहाँ पर सिंपल है याद करने के लिए, मैं कैसे इस मोनोमर को याद करता हूँ। जो आपके पास माल्टोज है मैं उसको इस तरह से याद करता हूँ। ठीक है, जो आपके पास माल्टोज है मैं उसे इस तरह से याद करता हूँ, ग्लू ग्लू। ठीक है, आप सबको पता है कि ये आपके पास ग्लू ग्लू यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज है। और जो आपके पास सुक्रोज है मैं इस तरह से याद करता हूँ, जीएफ। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और जो लैक्टोज है मैं इस तरह से याद करता हूँ, गैल एंड ग्लू। ठीक है, इस तरह से मैं याद करता हूँ, बाकी आपको जैसे आपको आसानी हो उस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। जो आपके पास माल्टोज है ये आपको पता है कि कैसे बनता है। ये सबसे पहले जब ग्लूकोज और ग्लूकोज ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है कि आपके पास वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होता है, इसका हाइड्रोजन आयन और इसका हाइड्रोक्साइल आयन। ठीक है, और यहाँ से पूछ भी सकता है आपके पास कि जो आपके पास जो फर्स्ट ग्लूकोज होता है उसमें से जो हाइड्रोजन आयन है वो किस कार्बन से रिमूव होता है, तो वो आपके पास जो फर्स्ट कार्बन है उससे रिमूव होता है। और जो हाइड्रोक्साइल आयन है वो आपके पास रिमूव होता है आपके पास 1 2 3 एंड 4, फोर्थ नंबर कार्बन से रिमूव होता है। जब ये रिमूव होते हैं तो आपके पास यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, जब भी आपके पास वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। और मैंने आपको बताया भी है कंडेंसेशन का एक अपोजिट भी होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और ये क्वेश्चन पास पेपर में आ भी चुके हैं कि कंडेंसेशन का जो अपोजिट है हम उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरी बात इस 2024 में सिंध के जो पेपर हुआ था एमडीकेट का आईबी ने कंडक्ट किया था उसमें ये भी आया था कि जो कंडेंसेशन है, ठीक है, आई थिंक हाइड्रोलिसिस के बारे में था कि जो हाइड्रोलिसिस है इसमें वाटर रिलीज होता है या वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो इसमें मैं बता दूं कि जो आपके पास वाटर है ये बेसिकली यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, तब जाकर आपके पास बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, और कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन में आपके पास वाटर रिलीज होता है जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है। ठीक है, जब अब आते हैं इस पॉइंट पर, जब आपके पास वाटर रिलीज होगा जिसकी वजह से क्या बनेगा? यहाँ पर बॉन्ड बनेगा जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, और इसको मैंने एक दूसरा नाम भी दिया है, COC बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन फिर कार्बन देन COC बॉन्ड। ये था आपके पास माल्टोज की प्रिपरेशन, कैसे माल्टोज बनता है। अब जो नेक्स्ट आपके पास है वो है सक्रोज। माल्टोज के लिए मैंने आपको क्या निमोनिक्स बताए? ग्लू, जो आपके पास ग्लूकोज का फर्स्ट 3 लेटर्स है उनको याद कर लें, ग्लू ग्लू। अब आते हैं सक्रोज पर। सक्रोज में आपके पास सबसे पहले मैंने आपको जो निमोनिक्स बताए वो है आपके पास ग्लूकोज का G और फ्रक्टोज का F। तो GF के नाम से याद करें कि आपके पास क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। इसमें भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पर क्या है? आपके पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। क्या होगा यहाँ पर आपके पास ये हाइड्रोक्साइल आयन रिमूव होगा और आप सबको पता है कि फ्रक्टोज जो है वो एक 5 कार्बन रिंग है। ठीक है, और ये आपके पास 6 कार्बन रिंग है, बट इसमें जो 6 नंबर कार्बन होता है वो आउट ऑफ रिंग होता है, तो ये बात भी याद रखें। जो 6 नंबर कार्बन होता है वो आपके पास आउट ऑफ रिंग मौजूद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ? वाटर रिलीज हुआ। वाटर रिलीज हुआ तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन हुई। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में कंडेंस होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली आपके पास एक बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को हम कहते हैं COC बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, इसको हम नाम भी दे सकते हैं। किस डायरेक्शन में हुआ? ये आपके पास फर्स्ट, और ये आपके पास 1 2 3 4। ठीक है, तो आप इसको नाम भी दे सकते हो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, जिस तरह हमने ऊपर नाम दिए हैं। ठीक है, अब आते हैं लैक्टोज की तरफ। तो लैक्टोज आप सबको पता है कि एक मिल्क शुगर है और ये बनता है गैल और ग्लू के साथ, यानी गैलेक्टोज और ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है।
वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, जिससे हम कहते हैं कंडेंसेशन हुई। कंडेंसेशन होती है तब जाकर आपके पास यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और आप इसको नाम भी दे सकते हैं, प्राइमरी कार्बन 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ रिएक्शन मौजूद है केपीके में और फेडरल की टेक्स्ट बुक में। इवन कुछ और भी हैं लाइक पंजाब, उनमें भी मौजूद है, इस वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो आप इनको जरूर याद करें, क्योंकि इस बार किसी को कुछ पता नहीं है। जो आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो, पीएमडीसी ने आज ये फैसला किया, पीएमडीसी ने आज ये फैसला किया, ये जस्ट अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, सो इस पर टाइम वेस्ट ना करें। अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम ऑफिशियली आपको इसी यूट्यूब चैनल पर हमारे जो टीचर है वो आपको बताएंगे। ठीक है, इवन केपीके में भी ये आपके पास इंक्लूडेड है, इस वजह से मैंने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो डिटेल के साथ यहाँ पर बता दिए हैं। जो एमटीके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं बात करूं तो आपके पास इसमें से ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की जो डायरेक्शन है वो आती है आपके पेपर में। ठीक है, ये आपके पास जो है वो पेपर में आती है, पूछता है कि किस डायरेक्शन में बॉन्ड बना और कौन सा बना, अल्फा बना, बीटा बना, कौन सा बना। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉलीसेकेराइड्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो एडिशनल पॉइंट्स लिखी हुई हैं, ठीक है, केपीके के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर ग्लूकोज के बारे में मेंशन किया गया है एडिशनल चीजें, और वो पास पेपर में आई भी हैं, इस वजह से मैं आपको यहाँ पर नोट करवाऊंगा। मेनली आपकी जो बात करूँ वो केपीके में है, एक और प्रोविंस है उसमें भी ये मौजूद है। ग्लूकोज की बात करूँ तो आप सबको पता है कि ये ग्रीन प्लांट्स में बनते हैं। ठीक है, जो मेन पॉइंट है इसमें वो ये है कि इसमें कुछ वैल्यूज इंक्लूड है, उन वैल्यूज को मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगा। अच्छा, तो 10 ग्राम ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए कितनी एनर्जी आपको पास रिक्वायर होगी, कितनी एनर्जी आपके पास रिक्वायर होगी। तो ये आपके पास वैल्यू जो मेंशन है वो है 717.6 किलो कैलोरी ऑफ सोलर एनर्जी आपके पास रिक्वायर होगी अगर आपको 10 ग्राम ग्लूकोज को स्टोर करना है। ठीक है, अगर ये बात करता है कि सर हमें 10 ग्राम नहीं बताएं, हमें बताएं 100 ग्राम ग्लूकोज स्टोर करने के लिए इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर होगी सनलाइट से, तो ये आपके पास 71.76 किलो कैलोरी ऑफ सोलर एनर्जी आपको रिक्वायर होगी। ठीक है, और मैं ये बता दूं, ये जो आपके पास है जो वैल्यूज हैं, इवन ये पास पेपर में भी आई हुई है, ये आपके पास पास पेपर में भी आई हुई है, इस वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन किया। और दूसरी बात, एग्जामिनर कभी ये भी पूछता है कि जो आपके पास ब्लड है वो कितना परसेंटेज ग्लूकोज कंटेन करता है, तो बच्चे वो आपके पास 0.08% ग्लूकोज कंटेन करता है। ब्लड कंटेन 0.08% अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, कुछ और चीजें हैं इसमें, वो भी मैं इंक्लूड कर दूं यहाँ पर। फ्री फॉर्म में जो ग्लूकोज आपके पास है वो इवन फिग्स में, ग्रेप्स में और डेट्स में भी पाया जाता है। ये भी कुछ पॉइंट्स आई थी पास पेपर के अंदर। फ्री फॉर्म ग्लूकोज फाउंड इन, तीन चीजों में आपके पास ये मिलता है। फर्स्ट इसमें ही आपके पास डेट्स, देन आपके पास है फिग्स, देन आपके पास है ग्रेप्स। ठीक है, ये कुछ एडिशनल चीजें मेंशन थी केपीके के अंदर, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। आगे आपके पास पॉलीसेकेराइड्स है हमारे पास। ठीक है, उन पॉलीसेकेराइड्स को डील करेंगे। पॉलीसेकेराइड में सबसे पहले आपके पास है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन स्टार्ट
पॉलीसेकेराइड्स में कुछ एडिशनल चीज़ें हैं आपके पास, केपीके एंड इवन जो आपके पास फेडरल की टेक्स्ट बुक है उनमें भी शामिल है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर डिटेल के साथ डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड में जो पॉइंट्स आती हैं, नंबर 1, पॉलीसेकेराइड जो आपके पास है, आप सबको पता है कि ये लार्जेस्ट ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट्स का, इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 1, नंबर 2 इसमें आपके पास आता है, ये जो पॉलीसेकेराइड्स हैं ये बेसिकली डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं। इसमें जो मैं फर्स्ट कैटेगरी को डिस्कस करूंगा वो आपके पास है होमोपोलीसेकेराइड। ठीक है, ये टर्म्स सिंध की टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन केपीके और फेडरल की बुक में होने की वजह से मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ होमोपोलीसेकेराइड्स। होमो का मतलब आप सबको पता है कि सेम होता है। ठीक है, तो ऐसे पॉलीसेकेराइड जो बने हो बाय द कंडेंसेशन ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड, तो मोनोसेकेराइड, तो हम उसे कहते हैं होमोपोलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स आर formed by the condensation of only one monosaccharide। हम उसे कहते हैं होमोपोलीसेकेराइड। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा इससे पहले मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल मेंशन कर दूं ताकि आपको याद रहे। एक आपके पास एग्जांपल में स्टार्च स्टार्च आता है इसमें। ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोजन भी आ सकता है। सबसे पहले स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड इवन आपके पास जो सेल्यूलोज है वो भी इसमें आता है, सेल्यूलोज एक्सेट्रा। बट एक और भी है इसमें जो कि आपके पास है काइटिन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसमें जो आता है वो है हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स ऐसे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड से बने हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स आर फॉर्म बाय कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन टर्म में ने आपको बता दी है। ठीक है, फाउंड बाय द कंडेंसेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड्स, तो हम उसे कहते हैं वो हेटेरोपॉलीसेकेराइड। दोनों टर्म्स आपको याद करनी है। अच्छा, इसके भी एग्जांपल मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं ताकि अगर एग्जांपल लेकर पूछा जाए व्हिच आर द फॉलोइंग आर द हेटेरोपॉलीसेकेराइड, तो आपको परेशानी ना हो। इसमें आपके पास आता है पेक्टिन। ठीक है, उसके बाद अगर इवन आपके पास पेप्टिडोग्लाइकन जो बैक्टीरिया का एक कंपोनेंट है वो भी इसमें आता है, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, कुछ चीज़ें थी जो कि मैं यहाँ पर मेंशन कर दी है। एंड दूसरी बात, इसमें और भी चीज़ें आती हैं। जो पॉलीसेकेराइड आपके पास है, ये चीफ का जो चीफली फंक्शन होता है वो होता है फूड एनर्जी को स्टोर करना, फूड और एनर्जी को स्टोर करना होता है। ठीक है, इसमें भी कुछ एग्जांपल हैं कौन कौन ऐसे हैं जो फूड और एनर्जी को स्टोर करता है। इसमें आपके पास आते हैं सबसे पहले ग्लाइकोजन, क्योंकि आप सबको पता है कि ये एनिमल्स में होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपके पास है वो है स्टार्च। ठीक है, क्योंकि प्लांट में होता है। उसके अलावा इसके फंक्शन में एक और चीज़ भी ऐड करते हैं। ठीक है, फूड और एनर्जी स्टोर के साथ
इसका जो फंक्शन जो नेक्स्ट होता है वो होता है स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पर भी ये यूज होते हैं। जैसे कि हमने प्लांट में पढ़ा है इनका सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पर भी यूज होते हैं। सेल्यूलोज है प्लांट की सेल वाले, उसमें आपके पास मिलेगा सेल्यूलोज। जो नेक्स्ट आपके पास होता है इसमें वो होता है काइटिन, ठीक है, काइटिन आपको मिलेगा फंजाई की सेल वाले। ये कुछ चीजें थी इससे रिलेटेड जो मैंने आपको बता दी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट, जो फर्स्ट है आपके पास पॉलीसेकेराइड, वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, जितनी भी पॉइंट्स हैं ग्लाइकोजन से रिलेटेड वो हम यहाँ पर डील करेंगे। ग्लाइकोजन हमने पढ़ा था कि ये कैसे बनते हैं, और ग्लाइकोजन को एक और नाम भी हम देते हैं, दैट इज एनिमल स्टार्च, ठीक है। मैं इसको एक और नाम भी देता हूँ, दैट इज एनिमल स्टार्च, क्योंकि ये बेसिकली एनिमल्स में फूड का तौर पर यूज होती है ग्लाइकोजन। और ये स्टोर कहाँ पर होती है, और ये जो ग्लाइकोजन है ये बेसिकली स्टोर होती है आपके पास लिवर और मसल्स के अंदर। अच्छा, इनमें मैं ग्लाइकोजन को इस तरह से डिफाइन करूंगा, ठीक है, जो आपको एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इनकी जो पॉइंट्स है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आता हूँ ग्लाइकोजन की डेफिनेशन पर। तो आप सबको पता है कि ग्लाइकोजन जस्ट एक एनिमल स्टार्च के तौर पर यूज होता है, और ये पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाए ग्लाइकोजन आपके पास होमोपॉलीसेकेराइड है या हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, तो आपको पता है कि ये ग्लूकोज के एक जैसे मोनोमर से बना हुआ है। इस वजह से ग्लाइकोजन को हम कहते हैं दिस इज अ होमोपॉलीसेकेराइड। उसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल स्टार्च की तरह है, बस कुछ चेंजिंग होती है। आपके पास ये जो ग्लाइकोजन है ये आपके पास मिलता है एनिमल्स के अंदर, इज फाउंड इन एनिमल। उसके अलावा फंजाई, लिवर, बैक्टीरिया, और ये मसल्स में भी आपके पास मिलता है ग्लाइकोजन, ठीक है। एनिमल्स, फंजाई, लिवर, बैक्टीरिया और मसल्स, और ये क्या है होमोपॉलीसेकेराइड, हम इसे एनिमल स्टार्च का नाम भी देते हैं। इससे रिलेटेड यही पॉइंट्स थी, और इसमें एक और पॉइंट्स भी आती है, ठीक है। ग्लाइकोजन एक रिएक्शन देता है, हम उस रिएक्शन को नाम देते हैं आयोडीन रिएक्शन, ठीक है। आयोडीन रिएक्शन जो ग्लाइकोजन है आपके पास, ये बेसिकली रेड कलर देता है इस ग्लाइकोजन के साथ। जब भी हम ग्लाइकोजन का आयोडीन रिएक्शन करेंगे तो ये आपके पास देगा रेड कलर, ठीक है। इससे जस्ट आपके पास कलर के बारे में पूछता है एग्जामिनर कि जब भी हम ग्लाइकोजन का आयोडोफॉर्म या आयोडीन रिएक्शन करेंगे तो वो कौन सा कलर देगा आयोडीन के साथ, तो ये बेसिकली आपके पास देता है रेड कलर विद आयोडीन, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं इस ग्लाइकोजन से रिलेटेड। अब मैं आता हूँ इनका जो स्ट्रक्चरल डायग्राम है, जैसे कि आपके पास है ग्लाइकोजन को फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ठीक है। मैं उसकी बात करूंगा। अच्छा, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे मैं ग्लाइकोजन की क्या करता हूँ, हाइड्रोलिसिस करता हूँ, देन आपके पास क्या बनेगा। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे व्हाट विल फॉर्म रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, क्या बनेगा अगर हम ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस करेंगे। आप सबको पता है कि ये होमोपॉलीसेकेराइड्स, और ये होमोपॉलीसेकेराइड में जो मोनोमर्स होते हैं वो होते हैं आपके पास ग्लूकोज, ठीक है। तो उसमें जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा आपके पास अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपके पास बनेगा। अब मैं आता हूँ इनके स्ट्रक्चरल डायग्राम की तरफ, ठीक है। तो आपके पास स्ट्रक्चरल डायग्राम इसमें इसमें सबसे पहले आपके पास आता है सबसे पहले आपके पास आता है अमाइलोपेक्टिन। ये जो अमाइलोपेक्टिन है ये भी आपके पास स्टार्च का ही एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम इन्हें डिवाइड करते हैं अमाइलोपेक्टिन को। अमाइलोपेक्टिन से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है, ठीक है, वो पॉइंट्स में यहाँ पर
बुलेट के फॉर्म में डिस्कस कर दूं। अमाइलोपेक्टिन के बारे में सबसे पहले ये पूछा जाता है कि ये किस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना है। ऑप्शन ए ब्रांच चेन, ऑप्शन बी स्प्लिट चेन, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस तरह से एमसीक्यूज आते हैं अमाइलोपेक्टिन से रिलेटेड। तो आपको बता दूं ये जो अमाइलोपेक्टिन है ये आपके पास बना है ब्रांच चेन से, ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये चीज आपके पास पास पेपर में आई भी हुई है, इस वजह से मैं इनको हाईलाइट करूंगा, ठीक है। ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ये आपके पास अमाइलोपेक्टिन बना है। दूसरी बात यहाँ पर जो पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है, ये जो अमाइलोपेक्टिन है, ठीक है। दूसरी बात इसमें पूछी जाती है आपके पास लिंकेज की। जो अमाइलोपेक्टिन है इसमें लिंकेज या बॉन्डिंग जो होती है ग्लाइकोसिडिक, वो कौन सी होती है? तो मैं इसको नाम दूंगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो कॉमनली एग्जामिनर आपसे पूछता है एमडीकेट के एग्जाम में। इस वजह से इस दोनों पॉइंट्स को अपने माइंड के अंदर कैसे भी करके शामिल कर दें, माइंड में सेव कर दें अपनी मेमोरी के अंदर, ठीक है। अब इसमें बहुत सी कंफ्यूजन होती है कि सर इसमें अल्फा 14 होता है, सर इसमें अल्फा 16 होता है, सर इसमें दोनों होते हैं। तो मैं बता दूं इन अमाइलोपेक्टिन के अंदर ये दोनों होते हैं, अल्फा 14 भी होता है और अल्फा 16 भी होता है। तो इसमें आपके पास अल्फा 14 भी होता है, उसके अलावा इसमें अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। ये तो मैंने बात कर दी आपके पास ब्रांचिंग की और उनमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है उसके बारे में, ठीक है। तो मैं बता दूं, ओके। तो अमाइलोपेक्टिन में ये आपके पास दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गई। अब आते हैं इसके जो नेक्स्ट सेशन है वो आपके पास है अमाइलोज। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर अमाइलोज नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ ग्लाइकोजन की हम बात कर रहे हैं, सॉरी। तो यहाँ पर जस्ट अमाइलोपेक्टिन है, इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आती हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी है। ये था आपके पास ग्लाइकोजन। और दूसरी बात यहाँ पर आपके पास आती है फेडरल के टेक्स्ट बुक में, वो पॉइंट बिल्कुल आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको याद कर दें। ठीक है, इसमें जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन, वो बेसिकली बिल्कुल सिमिलर होता है, रिजेम्बलेंस शो करता है के साथ अमाइलोपेक्टिन के साथ, विद अमाइलोपेक्टिन के बाद। और ये अमाइलोपेक्टिन कौन सा है? ग्लाइकोजन वाला है? नहीं, ये जो अमाइलोपेक्टिन है ये बेसिकली आपके पास है स्टार्च वाला। अमाइलोपेक्टिन किसका? स्टार्च का, ठीक है। सो जो स्ट्रक्चर होता है ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल का वो रिजेम्बलेंस शो करता है। रिजेम्बलेंस यानी किसी से यकसानत, किसी जैसा लगना, ठीक है, उसे कहते हैं रिजेम्बलेंस। सो स्ट्रक्चर जो होता है ग्लाइकोजन का दे शो रिजेम्बलेंस विद अमाइलोपेक्टिन। किसका अमाइलोपेक्टिन? स्टार्च का अमाइलोपेक्टिन। बट यहाँ पर आता है बट, पर आपके पास जो ग्लाइकोजन है, मैं बता दूं कि ग्लाइकोजन में आपके पास ग्लाइकोजन हैज मच मोर ब्रांचिंग देन अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, ये मैंने जो कंप्लीट यहाँ पर शो किया है ये पूरा का पूरा एक एमसीक्यूज है, ठीक है। एमसीक्यूज पॉइंट है जो कि आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इस तरह से आपके बुक में लिखे हुए होते हैं कि आपको नजर नहीं आते, लेकिन मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर मेंशन कर दिया, आप इसको जरूर याद करें। अब आते हैं हमारे जो नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड है जिनका नाम है स्टार्च, ठीक है। स्टार्च में जो मैं पॉइंट बताऊंगा अगेन, स्टार्च भी आपके पास मैंने बताया था कि जो आपके पास जो स्टार्च है ये क्या है? स्टार्च आपके पास एक होमोपोलीसेकेराइड्स है, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू पॉइंट जो इसमें याद रखें
वो ये कि जो स्टार्च किस ऑर्गेनिजम्स में आपके पास मिलती है। स्टार्च आपको मिलेगी इज फाउंड इन, सबसे पहले तो आपके पास आते हैं प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स। और इसमें आपके पास आती है जो एल्गी एल्गी होती है, ठीक है, जो एल्गी होती है वो भी ग्रीन वाली, उसमें आपके पास मिलता है स्टार्च। और दूसरी बात इसमें जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो ये कि ये प्लांट में कहाँ कहाँ पर स्टोर हो सकता है, ठीक है। ये बात याद करें, ये जो मेनली स्टोर होता है वो 3 चीज़ों में स्टोर होता है। नंबर 1 रूट्स के अंदर, नंबर 2 स्टेम्स के अंदर, और नंबर 3 में बात करूँ तो आपके पास ये स्टोर होता है सीड्स के अंदर, ठीक है। ये हुई बात स्टोर की। यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि अगर देखी जाए तो आपके पास बिल्कुल इंडिकेट पॉइंट्स हैं, तो मैं उनको हमेशा बॉक्स के अंदर मेंशन करूंगा। सबसे पहले मैं आता हूँ एक पॉइंट से स्टार्च के अंदर। तो आपके पास स्टार्च का टाइप है जिसे हम कहते हैं किरिल्स ग्रेन्स। एक स्टार्च है किरिल ग्रेन्स, और उसके साथ है पोटैटो ट्यूबर्स, पोटैटो ट्यूबर्स। ये दोनों आपके पास जो है, ये बेसिकली इसमें से जो पॉइंट पूछी जाती है कि ये दोनों या विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिच सोर्स ऑफ स्टार्च इन ह्यूमन डाइट। तो ये दोनों आपके पास रिच सोर्स हैं ह्यूमन डाइट के, ठीक है। दे आर रिच सोर्स, किसका सोर्स, स्टार्च का, सो रिच सोर्स ऑफ स्टार्च इन ह्यूमन डाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ये किसी भी बुक में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फेडरल की टेक्स्ट बुक में मैंने, फेडरल की टेक्स्ट बुक में ये आपके पास मेंशन है, ठीक है। तो जितने भी दूसरे प्रोविंस के देख रहे हैं उनको जरूर मैं कहूँगा, क्योंकि इस साल जो आपके पास जो एग्जाम होगा उनका पैटर्न भी चेंज होगा, और दूसरी बात वो नेशनल लेवल पे हो रहा है, तो आपको हर प्रोविंस के जो पॉइंट्स हैं उनको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात इसमें से आती है आपके जो डाइजेशन वाला प्रोसेस है मैं उससे निकाली है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि स्टार्च आपके पास डाइजेस्ट तो होता है किन में, विच आर द फॉलोइंग, ऑप्शन ए ओरल कैविटी, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी इज बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये बात याद कर लें कि जो आपके पास स्टार्च होती है, ये आपके पास स्टार्च डाइजेस्टेड इन ओरल कैविटी, यहाँ पर खत्म बात नहीं होती। फिर आगे एग्जामिनर पूछता है आपसे कि बताएं कौन सा एंजाइम ओरल कैविटी में है जो इस स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। तो ये बात याद करेंगे, जो एंजाइम होता है आपके पास जो डाइजेस्ट करता है वो है आपके पास अमाइलेज। अगर मैं एमडीकेट को देखूं तो इसमें एक और नाम भी दिया जाता है टाइलिन का, ठीक है। तो ये बात भी जरूर याद करें। अब इसमें 2 ही चीजें आती हैं आपके पास, आयोडीन रिएक्शन या आयोडीन टेस्ट की। तो मैं आऊँगा आयोडीन टेस्ट की तरफ, ठीक है। ये जो आयोडीन टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरूर याद करें। आयोडीन टेस्ट में आपसे पूछा जाता है जब हम स्टार्च की आयोडीन टेस्ट करवाते हैं तो ये कौन सा कलर देता है। तो आयोडीन टेस्ट में जो स्टार्च आपके पास है वो जस्ट ब्लू कलर शो करता है, स्टार्च गिव ब्लू कलर विथ आयोडीन टेस्ट, ठीक है। अब इसमें दूसरी बात आती है इसके टाइप्स के बारे में, ठीक है। टाइप्स की बात करूं तो इसमें 2 टाइप्स आते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है अमाइलोज और दूसरा आता है अमाइलोपेक्टिन। दोनों को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा डिटेल के साथ। सबसे पहले आपके पास आता है अमाइलोज, नंबर 1, और नंबर 2 आपके पास आता है अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। बट ये बात याद करें, मैंने आपको ऊपर बॉक्स में बताया भी है, ये जो आपके पास ग्लाइकोजन का अमाइलोपेक्टिन होता है और स्टार्च का अमाइलोपेक्टिन होता है, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये जो अमाइलोपेक्टिन है स्टार्च का, इनकी ब्रांचिंग कम होती है ग्लाइकोजन के कंपैरिजन में, ठीक है। अमाइलोज में आता हूं तो कुछ पॉइंट्स है अमाइलोज से रिलेटेड जो कि केपीके में और फेडरल की टेक्स्ट बुक में और इवन जिसकी की न्यू टेक्स्ट बुक है उसमें भी अब इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले जो मैं पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करूंगा वो बात करूंगा मैं इनके ब्रांचिंग और नॉन ब्रांचिंग की, ठीक है। अगर मैं ब्रांचिंग की बात करता हूं तो आपके पास ये जो अमाइलोज होता है ये अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये अनब्रांच होता है, मतलब कि इनके पास जो है वो लीनियर चेन होती है, लीनियर चेन होती है ग्लूकोज की। और अगर मैं बात करूं आपके पास अमाइलोपेक्टिन की, तो अमाइलोपेक्टिन जो आपके पास है ये बेसिकली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, इट इज अ ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। दूसरी बात इसमें आपके पास आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोल्यूबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो सोल्यूबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए
तो आपके पास जो अमाइलोज होता है इट इज सोल्यूबल इन वाटर। बिल्कुल गलत बात है, मेंशन करना होगा आपको किस वाटर में, कोल्ड है या हॉट है। तो इट इज सोल्यूबल इन हॉट वाटर, ठीक है बेटे, क्योंकि ओनली, ये बात जरूरी है ओनली कहना, ये सिर्फ और सिर्फ सोल्यूबल होता है हॉट वाटर में और इसके पास अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है। जबकि अमाइलोपेक्टिन की बात करूं तो इसमें आपके पास ये जो अमाइलोपेक्टिन है आपके पास, इनकी सोल्यूबिलिटी की बात करूं तो ये इनसोल्यूबल होता है, ठीक है, इट इज इनसोल्यूबल, इज इनसोल्यूबल इन हॉट वाटर। आगे क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा कि सर क्या सिर्फ हॉट वाटर में इनसोल्यूबल होता है? बच्चे नहीं, ये आपके पास कोल्ड वाटर में भी इनसोल्यूबल होता है। तो इट इज इनसोल्यूबल इन हॉट वाटर एंड आल्सो इन कोल्ड वाटर। ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पर कवर कर दी। ये इनसोल्यूबल होता है चाहे आपके पास कोल्ड हो चाहे हॉट हो। अब ये बात हुई सोल्यूबिलिटी की। नेक्स्ट मैं बात करूंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास है बॉन्ड की, ठीक है। अमाइलोज में अगर बॉन्ड पूछा जाए तो इसमें आपके पास आता है कि इनके पास अल्फा 1,4 1 to 4 बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। नंबर 3 पॉइंट हो गया। और इसमें अगर मैं आऊं तो अमाइलोपेक्टिन के पास जो बॉन्ड होता है वो होता है अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 भी होता है एंड अल्फा 1,6, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है एक बच्चे से कि सर जो फेडरल की टेक्स्ट बुक है उसमें मेंशन है कि ये जो अमाइलोपेक्टिन है इसमें जो बॉन्ड है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, अल्फा 1,4 नहीं है, ठीक है। और केपीके में से आया है कि ये दोनों मौजूद है और सिंध में भी ये दोनों बॉन्ड इंक्लूड है। बट फेडरल की टेक्स्ट बुक में अगर आप रीड करेंगे तो इनमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा 1,6 है। अब मैं बताऊंगा रीजन। देखें, ये जो आपको जो ऑप्शन चूज करना है वो चूज करना है एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की, ठीक है। और फिर मैं बात करूंगा आपके पास अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की, ठीक है। मैंने ये जो मेंशन किया है ये मैं बता दूं, ये जो आपके पास मेंशन है वो आपके पास सिंध की टेक्स्ट बुक और इवन केपीके की बुक बलूचिस्तान में भी शामिल हो। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में मैं बता दूं ये जो लिंकेज है कहाँ कहाँ पर होते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है ये आपके पास बेसिकली ये क्या करता है कि जो आपके पास ग्लूकोज है तो यूनाइट करता है, उसको अटैच करवाता है किसी और ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ। कहाँ पर ये करवाता है? लीनियर जो आपके पास पॉइंट्स आती हैं वहां पर करवाता है, तब जाकर आपके पास बनता है ये वाला बॉन्ड अल्फा 1,4, ठीक है। और अल्फा 1,6 की बात करूं तो ये यूनाइट करवाता है ग्लूकोज को, ठीक है। कहाँ पर? ये बेसिकली करवाता है ब्रांचिंग पॉइंट पर, तब जाकर आपके पास वहां पर बनता है अल्फा 1,6, ठीक है। अब आपको जो ऑप्शन चूज करना होगा एग्जाम के अंदर वो आपकी स्टेटमेंट बताएगी, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं और डिटेल के साथ। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई बताओ जो अमाइलोपेक्टिन है, ठीक है, मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि अमाइलोपेक्टिन उसके पास लिंकेज बताए कौन सा है, ठीक है। और ऑप्शन ए है आपके पास अल्फा 1,4 लिंकेज, दूसरा आपके पास ऑप्शन है अल्फा 1,6 लिंकेज, तीसरा जो ऑप्शन है वो है अल्फा 1,2 लिंकेज एंड डी ऑप्शन है आपके पास अल्फा सॉरी बोथ ए एंड टी। तो कौन सा करेंगे आप? देखें, अमाइलोपेक्टिन के पास कौन सा लिंकेज होता है, एग्जामिनर ने जस्ट ये पूछा है आपसे कौन सा लिंकेज होता है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो लिंकेज होता है वो होता है आपके पास अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6, ठीक है। तो अल्फा 1,4 की ऑप्शन भी है, अल्फा 1,6 की ऑप्शन भी है, और इवन आपके पास जो डी ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड बी, तो आप चूज करेंगे बोथ ए एंड बी, ठीक है। अगर एग्जामिनर क्या करता यहाँ पर, अगर मोडिफाई कर दूं कि भाई बताओ, आप बताओ कि अमाइलोपेक्टिन है, ठीक है, आपके पास अमाइलोपेक्टिन है और उसकी जो लीनियर पॉइंट्स है, ठीक है, जो लीनियर पॉइंट्स हैं वहां पर लिंकेज क्या होता है, वहां पर लिंकेज क्या होता है, देन आप चूज करोगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है।
और अगर वो बात करता है भाई लीनियर पॉइंट पर नहीं, ब्रांचिंग पॉइंट पर मुझे चाहिए, तो ब्रांचिंग पॉइंट पर अगर आपको बतानी है तो आप क्या बताओगे, अल्फा 16। सर अल्फा 16 होगा ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से आपको बतानी है, आपको सबसे पहले अपने जो क्वेश्चन है उसको समझना पड़ेगा। बट फेडरल में सिर्फ और सिर्फ अल्फा 16 मेंशन है, जबकि अल्फा 14 नहीं है। बट मैं बता दूं ये दोनों ऑप्शन ये जो आपके पास अमाइनो पैक्टिन है, इसमें अल्फा 14 भी होता है और अल्फा 16 भी होता है। मैंने डिटेल के साथ यहाँ पर डिस्कस कर दिया कि कैसे होता है, कहाँ पर होता है, ठीक है। ये था आपके पास कंप्लीटली स्टार्च मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कुछ और चीजें हैं जो कि फेडरल की टेक्स्ट बुक में मेंशन है साइंस तिब्बत के अंदर, तो मैं वहां पर भी आपको थोड़ा सा इंट्रो कर दूं, क्योंकि ये जो बॉक्स बने हुए हैं आपके फेडरल की टेक्स्ट बुक में, इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। तो वो पॉइंट्स में बता दूं जो कि किसी भी बोर्ड में इंक्लूड नहीं है, बट मैंने बताया कि फेडरल में है तो आपको करनी है। फेडरल और एक तो फेडरल और अपनी प्रोविंस की बुक, इन दोनों को नहीं छोड़ना आपको। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ पॉइंट्स के फॉर्म में मेंशन करना। नंबर 1, आप सबको पता है कि सेल्यूलोज जो है वो ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो सेल्यूलोज है आपसे पूछ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज अ रफेज, तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं पास पेपर में, इस वजह से मुझे ये पॉइंट मेंशन करनी पड़ रही है। तो सेल्यूलोज वर्क एज अ रफेज या फाइबर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड या कार्बोहाइड्रेट्स वर्क एज अ रफेज और अ फाइबर, कौन सा ऑप्शन होगा, दैट इज सेल्यूलोज। और दूसरी बात इसमें पूछी जाती है कि भाई सेल्यूलोज तो ह्यूमन कैसे डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि जो आपके पास एक एनिमल्स की टाइप होती है जिसे हम कहते हैं हर्बीवोर एनिमल्स, ठीक है। ये जो आपके पास हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं, इनके पास कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जिन बैक्टीरियाज को हम कहते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज, सिम्बायोटिक, ठीक है, सिम्बायोटिक। ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं विच डिडंट हार्म, जो कि आपकी बॉडी को कोई भी डैमेज प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, द डिडंट हार्म। तो आपके पास जो हर्बीवोर एनिमल्स हैं, इनके पास सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एक एंजाइम को रिलीज करते हैं, और उस एंजाइम का जो नाम है वो है सेल्यूलेज एंजाइम, सेल्यूलेज एंजाइम, ठीक है। अब ये जो सेल्यूलेज एंजाइम क्या करता है, ये आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि सेल्यूलोज है यहाँ पर, वो तो हमारी बॉडी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो जो सेल्यूलेज एंजाइम है वो क्या करता है, वो सेल्यूलोज को ब्रेक करता है। क्या करता है, सेल्यूलोज को ब्रेक करता है सबसे पहले डाइसेक्राइड के अंदर, ठीक है, डाइसेक्राइड के अंदर ब्रेक करता है। अब जैसे ब्रेक हो गया तो आपके पास बनेगा एक डाइसेक्राइड। अब ये डाइसेक्राइड कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपके पास एग्जामिनर पूछता है कि भाई बताओ कि डाइसेक्राइड कौन सा बनेगा, ये तो किसी भी प्रोविंस में मेंशन नहीं है सर, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। बट मैं बता दूं ये फेडरल की टेक्स्ट बुक पे मेंशन भी है, ठीक है। ये जो डाइसेक्राइड आपके पास बनता है बेटे, वो बनता है आपके पास, का नाम जो है वो है सेल्यूबियोस, ठीक है, सेल्यूबियोस, ठीक है। उसके बाद ये सेल्यूबियोस जो है वो आगे जाकर क्या करता है, ये आगे जाकर आपके पास ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये डाइजेशन होती है, ठीक है। और ये पॉइंट्स आपको कहीं भी नहीं छोड़नी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नो, ठीक है। मैंने एक एक पॉइंट को डिटेल के साथ कवर करके रखा है हर प्रोविंस को, तो न्यू है और जिन बच्चों को पता नहीं है कि एमडीकेट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, उन्होंने अभी भी स्टार्ट नहीं की, तो काइंडली वो स्टार्ट करें। एमडीकेट मैन के प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब पर है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करवा रहा है, तो इस मौके को जाने ना दें। अब चलते हैं आगे सेल्यूलोज की तरफ, ठीक है। अब सेल्यूलोज आप सबको पता है कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स है, 120 डेज के अंदर सिलेबस कवर करना है बेटे, और आप एमडीकेट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, वरना क्यों आए हो इस एमडीकेट की फील्ड में। तो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स तो आपके पास है, ये है सेल्यूलोज, ठीक है। और दूसरी बात अगेन मैं बता दूं कि जो आपके पास सेल्यूलोज है ये आपके पास होमोपोलीसेकेराइड्स है, ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात इसमें कुछ पॉइंट्स है एडिशनल, वो मैं बता दूं। सेल्यूलोज आपके पास जो है ये बेसिकली इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, इज इनसोल्यूबल इन वाटर, नंबर 1। नंबर 2, ये मोस्ट अबंडेंट नेचर में होता है, ठीक है। और जो सिंह की टेक्स्ट बुक में है उसमें एक फिगर है, उस फिगर के अंदर एक वैल्यू मेंशन है, वो वैल्यू मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, ठीक है।
तो वैल्यू जो आपके पास मेंशन है वो है आपके पास ये सेल्यूलोज फाइबर जो है कितना माइक्रोमीटर का होता है। तो ये जो सेल्यूलोज फाइबर है आपके पास ये 5000 माइक्रोमीटर का होता है। ये आपके पास सिंध की जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, और जब सेल्यूलोज का टॉपिक ओपन करेंगे तो वहां पर एक फिगर बनी हुई है, उस फिगर में एक छोटी सी लाइन मेंशन है, वहां से ये पॉइंट है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को जरूर कवर करें। इसमें तो बस यही पॉइंट्स थी और कुछ और पॉइंट्स भी हैं। अगर यहाँ पर मेंशन कर दूं मैं कि आयोडीन जो रिएक्शन होता है उसके साथ सेल्यूलोज कौन सा कलर देता है, तो आयोडीन रिएक्शन के साथ सेल्यूलोज कोई भी कलर नहीं देता, गिव नो कलर विथ आयोडीन। इसके अलावा कुछ एडिशनल चीजें हैं, ठीक है, इवन ये सिंध की टेक्स्ट बुक और फेडरल की टेक्स्ट बुक में शामिल है। तो मैं बता दूं कि जो आपके पास जो कॉटन होता है, कॉटन और पेपर, कॉटन और जो पेपर आपके पास होता है ये बेसिकली प्योर फॉर्म होते हैं सेल्यूलोज के। कॉटन एंड पेपर दीज आर द प्योर फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज। इसमें बस यही पॉइंट्स थी कुछ, और इसमें एक और एडिशनल पॉइंट मेंशन है फेडरल की टेक्स्ट बुक के अंदर। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट मैं बता दूं कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि भाई बताओ कि अगर सेल्यूलोज की हम हाइड्रोलिसिस करें तो हाइड्रोलिसिस की रिजल्ट में क्या बनेगा, ठीक है, रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस करें अगर हम तो इसकी रिजल्ट में क्या बनेगा, और ये पॉइंट बेसिकली केपीके के अंदर मेंशन है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए तो याद करेंगे इसमें जो आपके पास बनेगा अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो आपके पास बनेगा एन एसिटाइल बीटा ग्लूकोजामाइन, ठीक है, ये बनेगा। और इसमें एक और बात पूछी जाती है सेल्यूलोज के अकॉर्डिंग कि भाई बताओ कि सेल्यूलोज जो है वो ब्रांच है या अनब्रांच है, तो मैं बता दूं कि जो सेल्यूलोज है ये बेसिकली अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक और बात भी आपसे पूछी जाती है कि भाई बताओ इसमें लिंकेज क्या है, इसमें भाई लिंकेज क्या है, इसमें जो लिंकेज होता है वो होता है बीटा 1,4, ठीक है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। कुछ पॉइंट्स थी जो मुझे बतानी थी। ओके, नेक्स्ट पर आए तो नेक्स्ट आपके पास है काइटिन। काइटिन का जो फार्मूला है इसको जरूर याद करें, और ये बेसिकली सिंध की टेक्स्ट बुक में है और फेडरल की टेक्स्ट बुक में, ठीक है, केपीके में भी नहीं है बट सिंध और फेडरल में होने की वजह से ये डिस्कस करना पड़ा। ये फार्मूला जो मैंने मेंशन किया है ये मैंने खुद मेंशन किया है ताकि बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, इग्नोर ना करें, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमने बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ा था पिछले साल, बायो एनर्जेटिक्स, तो मैंने आपको बताया था कि पायरुवेट में नंबर ऑफ कार्बन कितने, इवन हमने जितने भी थे ऑक्सिलो एसिटिक एसिड सबके नंबर ऑफ कार्बन मैंने मेंशन किए। क्यों मेंशन किए, क्योंकि आपने देखा होगा कि पायरुवेट के नंबर ऑफ कार्बन पूछे हुए हैं एग्जामिनर ने, तो इस वजह से फार्मूलाज हैं इसको जरूर याद करें। और जो आगे फार्मूलाज आएंगे आपके पास बायो एनर्जेटिक्स में क्लोरोफिल ए का क्लोरोफिल बी का, उनको भी मैं वहां पर मेंशन करूंगा, ठीक है। काइटिन की बात करूं तो काइटिन आपके पास ओके सिंध में डिटेल के साथ और फेडरल में, इन दोनों में डिटेल के साथ मेंशन है, ठीक है, फेडरल में है तो इस वजह से हमें पढ़ना पड़ेगा। काइटिन की बात करूं तो नंबर 1 पॉइंट पर जो बात आती है इसके पॉलीमर की, ठीक है। काइटिन जो है बेसिकली एक पॉलीमर है, एक पॉलीमर है किसका, ये पॉलीमर है आपके पास एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ठीक है। और ये जो ग्लूकोजामाइन है ये बेसिकली एक डेरिवेटिव होता है, इट इज एन अमाइड डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। हमने पढ़ा होगा बेंजीन तरह से, तो एक अमाइड डेरिवेटिव जो होता है हम उसे कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, और इसका जो पॉलीमर है वो कौन है, काइटिन है। इसमें दूसरी बात जो आती है, जो आपके पास काइटिन है ये बेसिकली सेल्यूलोज के साथ स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी रखता है, ठीक है, काइटिन स्ट्रक्चर्स सिमिलर टू सेल्यूलोज, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बनाता है, फॉर्मिंग स्ट्रक्चर, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मिंग अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, फॉर्मिंग अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर
जो कि एक नैनो फाइबर का होता है, ठीक है, नैनो फाइबर। नैनो तो आप जानते होंगे कि हम कहते हैं 10⁻⁹ को, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, और दूसरी बात पर आए तो काइटिन आपके पास जो है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है अर्थ पे। काइटिन यहाँ पर मेंशन कर दूं, इज द मोस्ट, सॉरी, सेकंड मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन। और ये जो पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट है फेडरल की टेक्स्ट बुक बोर्ड में, ठीक है। और इसकी मैं बात करूं ये ब्रांच होता है या अनब्रांच होता है, तो ये बात नोट कर लें, ये बेसिकली अनब्रांच स्ट्रक्चर है, ये आपके पास अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसके लिंकेज की बात करूं तो लिंकेज आपको सबकी याद करनी है, और मैंने एक जगह पर देखूं आगे चलकर मैं सारे लिंकेज एक ही जगह पर मेंशन कर दूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो इसमें लिंकेज की बात करूं तो जो लिंकेज होता है वो होता है बीटा, ना कि अल्फा। इसमें होता है आपके पास बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। ये हो गया लिंकेज की बात। ओके ओके, अच्छा, काइटिन को हम एक और नाम भी देते हैं, ठीक है, इसको हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इट इज आल्सो नोन एज फंगल सेल्यूलोज। फंगल सेल्यूलोज, ये जो आपके पास काइटिन है ये फंजाई का सेल्यूलोज है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज फाउंड इन फंजाई सेल वॉल, बिकॉज इट इज फाउंड इन फंजाई सेल वॉल, ठीक है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है आपके पास, फंजाई की सेल लिंकेज भी आपको याद करना है। इसमें कुछ बस यही पॉइंट्स थी जो आपको याद करनी है। उसके अलावा आप सबको बताया कि काइटिन की अकरेंस कहाँ पर होती है। अकरेंस की बात करें तो अकरेंस में आपके पास आता है सबसे पहले फंजाई की सेल वॉल। दूसरा आपके पास जो हमने किंगडम एनिमल्स में पढ़ा था, ये आर्थ्रोपोड के स्केलेटन में भी मिलता है, ठीक है बच्चे। अब ये आपके पास क्लियर हो गया। एक और पॉइंट है सिंह के टेक्स्ट बुक में मेंशन है, ठीक है। ये पॉइंट जो थी वो थी फेडरल की टेक्स्ट बुक में, इस वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन किया। और दूसरी पॉइंट जो आपके पास सिंह के टेक्स्ट बुक में है, इसका जो रिजेम्बलेंस है वो किस प्रोटीन के साथ है, ठीक है। सो फंक्शनली जो आपके पास काइटिन होता है, कंपेरेबल होता है आपके पास टू केराटिन प्रोटीन, ठीक है, जो आपके पास नेल्स में होती है। इसमें एक और पॉइंट है लास्ट वन जो आपके पास सिंह की टेक्स्ट बुक में आती है, ठीक है। किसी भी पॉइंट को मैं इग्नोर नहीं करूंगा क्योंकि उनमें से 5 क्वेश्चन आते हैं। जो प्योर फॉर्म होती है, ठीक है, काइटिन की, और उसके अलावा इसकी जो अनमोडिफाइड फॉर्म है, प्योर एंड अनमोडिफाइड फॉर्म, इन प्योर एंड अनमोडिफाइड फॉर्म काइटिन आपके पास मिलता है एज अ ट्रांसल्यूसेंट, द pliable और टच इन आर्थ्रोपोड्स के अलावा ये रेजिस्टेंट के तौर पर भी यूज होता है, ठीक है? ये थी प्योर और अनमोडिफाइड फॉर्म की। अब अगर मैं बात करूं मॉडिफाइड फॉर्म की, तो आपसे पूछ सकता है कि ये मॉडिफाइड फॉर्म में क्या करता है, कि भाई ये मॉडिफाइड फॉर्म में क्या करता है। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म में जब होता है तो ये बेसिकली हमको मिलता है फाउंड इन प्रोटीनियस मैट्रिक्स। प्रोटीन का बना एक मैट्रिक्स होता है, उसमें हमें मिलता है मॉडिफाइड फॉर्म में आपके पास केराटिन, ठीक है। ये भी इसकी हो गई अकरेंस। बस यही कुछ थे इससे रिलेटेड जो मैंने आपको बतानी थी, सारी हमने आज डिटेल के साथ पॉलीसेकेराइड से रिलेटेड एक एक चीज हर प्रोविंस से हमने फाइंड की है और डिटेल के साथ यहाँ पर डिस्कस की है, ठीक है। किसी भी रिएक्शन को नहीं छोड़ा हमने, हर एक टेबल को, हर एक स्ट्रक्चर को हमने डिटेल के साथ स्टडी किया, ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज हैं, उनकी तरफ आते हैं। ओके, so what is the role of cellulose in plant cell and why it is not digested in the human body?
सेल्यूलोज का प्लांट सेल के अंदर क्या रोल है और क्यों ह्यूमन बॉडीज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती? ऑप्शन ए देखें, सेल्यूलोज फॉर्म्स द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल, सही बात है, एंड इट इज नॉट डाइजेस्टेड ड्यू टू इट्स हाईली insoluble नेचर एंड lack of enzyme necessary enzyme in human. Cellulose serves as a storage carbohydrate and it is not digested because it is soluble, ये बात बिल्कुल गलत है. Cellulose provide energy to plant cell, it is not digested because it lack hydrogen bond, ये बात बिल्कुल गलत है. Cellulose act as a transport molecule, यहीं पर ये गलत हो गया. ठीक है, जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वो आपके पास है ए ऑप्शन. Next MCQs, that what allows chitin to be stronger than cellulose and where is it commonly found? जी हाँ, इसका आंसर बताएं. Why allow chitin to be stronger than cellulose? कौन सी चीज काइटिन को अलो करती है, इजाजत देती है कि सेल्यूलोज से वो स्ट्रॉन्गर हो, और कहां पर आपको काइटिन मिलेगा? ठीक है, तो आगे वाला जो सेंटेंस है कहां पर मिलेगा वो तो हमें आता है. ठीक है, इस तरह से अपने क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन दो तरह से आए, दो पार्ट्स हो क्वेश्चन के, तो उसको डिवाइड कर दिया करें. हम अपने स्टूडेंट को बता दें टेक्निक कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें. फर्स्ट आपसे का जो क्वेश्चन का पार्ट है वो कह रहा है कि व्हाट अलो काइटिन टू बी द स्ट्रॉन्गर देन सेल्यूलोज. अब ये क्वेश्चन को नहीं, अब स्टूडेंट को नहीं आता, लेकिन वेयर इट इज कॉमनली फाउंड ये तो आता है आप सबको. ये जो आपके पास कहां पर मिलता है, ये मिलता है स्पंजाई की सेल वॉल के अंदर. नंबर वन, सबसे पहले आंसर ऑप्शन पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने माइंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दें. ठीक है, फंजाई की सेल वॉल में मिलता है और दूसरा हमें मिलता है आर्थ्रोपोड्स में. ठीक है, आर्थ्रोपोड्स में भी कहां मिलता है? एक्सोस्केलेटन के अंदर. चलो, हमने दूसरे पार्ट का जो पार्ट था क्वेश्चन का उसका आंसर निकाल दिया. अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ. कॉमनली फाउंड इन प्लांट सेल वॉल, ये तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ फंजाई की सेल वॉल और आर्थ्रोपोड्स में मिलता है. ठीक है, आगे चलते हैं. इट इज कॉमनली फाउंड इन ह्यूमन बोन्स, बिल्कुल गलत बात है. काइटिन कहां पर मिलता है? इट इज फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल वॉल, बिल्कुल गलत है. अब आते हैं बी ऑप्शन की तरफ. बी ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन कह रहा है कि इट अलो द इंक्रीजिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो नहीं. कॉमनली फाउंड इन आर्थ्रोपोड, स्केलेटन एंड मोलस्क शेल, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा. ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पर समझना है, देन आपको आंसर करना है. द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन अलोइंग द इंक्रीज हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, जो नाइट्रोजन में जो काइटिन है इसमें बेसिकली नाइट्रोजन मौजूद है, और मैंने इसी वजह से ऊपर आपको फार्मूला मेंशन किया. ये देखें, नाइट्रोजन यहाँ पर मेंशन है. ठीक है, ये तो आपके पास डिटेल के साथ कुछ कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज. अब आते हैं जो भी हमने पढ़ा है पॉलीसेकेराइड से रिलेटेड, मैं वो चीज यहाँ पर आपको समराइज करके देता हूँ. सबसे पहले मैं बात करूंगा फीचर्स की, फिर मैं बात करूंगा स्टार्च की, मैं बात करूंगा ग्लाइकोजन की, देन मैं बात करूंगा काइटिन की. और काइटिन में जो फॉर्मूला है वो मैं जरूर यहाँ पर मेंशन करूंगा ताकि आपको बार बार वो दिखाई दे और आप उसको याद करें. C3H8, C3 सॉरी यहाँ पर होगा C8, C8H13O5N. ठीक है, अब आते हैं इनके फीचर्स की तरफ और उनको डिफाइन करते हैं. फीचर्स में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किन किन ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं आपको, किन किन ऑर्गेनिजम्स में आपको मिलते हैं. तो ये जो आपके पास जिन ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं, नंबर वन पर आपके पास जो स्टार्च है वो प्लांट में मिलता है, प्लस आपके पास ये मिलता है ग्रीन एल्गी में. ठीक है, ग्रीन एल्गी. और जो ग्लाइकोजन है आपके पास ये मिलता कहाँ पर है? ये आपके पास मिलता है एनिमल्स के अंदर, फंजाई के अंदर और प्रोकैरियोट्स के अंदर. काइटिन आपके पास एक होमोपॉलीसेकेराइड से जो कि आपके पास मिलता है आर्थ्रोपोड्स के अंदर, और उसके अलावा फंजाई के अंदर मिलता है, फंजाई की जो सेल वाल है उसमें मिलता है. अच्छा, इसमें एक और भी है आपके पास जो मैं यहाँ पर मैं भूल गया मेंशन करना, यहाँ पर एक और भी है. ठीक है, ओके. ठीक है, यहाँ पर आपके पास आता है सेल्यूलोज. सेल्यूलोज जो था वो मैं भूल गया था यहाँ पर मेंशन करना. सेल्यूलोज जो आपके पास मिलता है ऑर्गेनिज्म के अंदर वो मिलता है आपके पास प्लांट के अंदर. ठीक है, उसके बाद ये मिलता है आपके पास ग्रीन एल्गी के अंदर. ठीक है, और मैंने एक और चीज भी बताई थी कि ये बेसिकली मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स होता है. और इसमें एक और चीज भी मैंने एडिशन की थी इसकी, आपको याद हो तो. बिल्कुल सही,
कॉटन जो आपके पास होता है ये प्योर फॉर्म होती है सेल्यूलोज की। कॉटन इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको नोट करवाई थी ऊपर। अब आते हैं नेक्स्ट फीचर पर जो कि आपके पास है लोकेशन। अब बात आती है आपके पास लोकेशन की। लोकेशन में आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो स्टार्च है वो फ्रूट्स में मिलता है, इवन एप्पल के अंदर आपके पास मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आपके पास मिलता है ग्रेन्स के अंदर, और उसके अलावा ट्यूबर्स के अंदर और सीड्स के अंदर भी मिलता है आपके पास। जो ग्लाइकोजन है आपके पास ये बेसिकली लिवर और मसल्स में मोस्टली मिलता है, और जो काइटिन आपके पास है ये फंजाई की सेल वॉल मिलता है, और आर्थ्रोपोड्स के अंदर, आर्थ्रोपोड्स के जो स्केलेटन है उसमें मिलता है। और जो सेल्यूलोज है आपके पास ये बेसिकली मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेल वॉल का। अब बात करते हैं मेन सोर्स की। स्टार्च का मेन सोर्स क्या होता है? स्टार्च का जो मेन सोर्स होता है उसमें आपके पास, सॉरी यहाँ पर है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन की बात करूं तो स्टार्च का जो मेन फंक्शन होता है वो बेसिकली सोर्स होता है ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एनिमल्स के लिए, फॉर एनिमल्स। और ये जो आपके पास होता है ग्लाइकोजन, ये इसका जो फंक्शन है ये स्टोरेज के तौर पर यूज होता है इन एनिमल्स, स्टोरेज फूड होता है। और जो काइटिन आपके पास है ये मैंने बताया कि ये प्रोटेक्शन के तौर पर यूज होता है। जो सेल्यूलोज आपके पास है ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेल वॉल का, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपके पास इसका 3 पॉइंट्स। अब आते हैं मेन पॉइंट्स की तरफ, वो है आपके पास रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब रिजल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करूं तो उसमें आपके पास जो स्टार्च की अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको पास मिलेगा अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे ग्लाइकोजन की तो उसमें भी सेम मिलेगा आपके पास अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और अगर आप करेंगे काइटिन की तो उसमें मिलेगा आपके पास एन एसिटाइल बीटा ग्लूकोजामाइन, ठीक है। और जो सेल्यूलोज की करेंगे तो उसमें आपके पास मिलेगा बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसमें एक और एडिशनल बात है जो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं, अल्फा अमाइलेज जो आपके पास होता है, अल्फा अमाइलेज इन आवर गट, इन आवर गट कैन नॉट डाइजेस्ट इट। अल्फा अमाइलेज को जो हमारा गट है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। वो बीटा ग्लूकोज को कर सकता है लेकिन अल्फा अमाइलेज को वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दिस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है सोल्यूबिलिटी के अकॉर्डिंग। हम बात करेंगे सोल्यूबिलिटी की। अब सोल्यूबिलिटी की बात करूं तो आपके पास फर्स्ट आता है स्टार्च। स्टार्च में हमने 2 पढ़े थे, एक पढ़ा था अमाइलोज, और आप सबको पता है कि अमाइलोज जो है वो सोल्यूबल होता है हॉट वाटर के अंदर, ठीक है। और जो अमाइलोपेक्टिन है आपके पास इसमें वो इनसोल्यूबल होता है। और दूसरा आपके पास आता है ग्लाइकोजन, ये भी इनसोल्यूबल होता है इन वाटर। जो काइटिन आपके पास है वो भी इनसोल्यूबल होता है। और ये बात करूं तो भाई हाईली इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थी इससे रिलेटेड। अभी रुके, अभी कुछ और पॉइंट्स भी हैं, ठीक है। सारी पॉइंट्स को डील करना है ताकि आपको परेशानी ना हो एग्जाम के दिन। ओके, गिव मी अ सेकंड तो मैं कंप्लीट कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट जो हमारे पास जो पॉइंट है वो है आपके पास ब्रांचिंग की, ठीक है। ब्रांचिंग के बारे में भी आपको क्लियर होना जरूरी है। ब्रांचिंग की ब्रांचिंग ब्रांचिंग की बात करूं तो ब्रांचिंग में आपके पास आता है अमाइलोज स्टार्च के अंदर। भाई अमाइलोज जो आपके पास है वो है अनब्रांच स्ट्रक्चर। जो अमाइलोपेक्टिन है आपके पास क्या है वो आपके पास ब्रांच स्ट्रक्चर है। और दूसरी बात मैं आता हूँ ग्लाइकोजन की तरफ। ग्लाइकोजन में आपके पास ब्रांच स्ट्रक्चर होता है ग्लाइकोजन का, लेकिन अगर मैं बात करूं अमाइलोपेक्टिन की स्टार्च की तो उससे ज्यादा ब्रांच होता है, मोर ब्रांच्ड।
मोर ब्रांच देन अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। ये बात जरूरी है आपको याद करना, ना सिर्फ ब्रांच होता है बट जो अमाइलोपेक्टिन है स्टार्च वाला उससे भी ज्यादा ब्रांच होता है। अब नेक्स्ट पर आते हैं तो हमारे पास है काइटिन। काइटिन बेटे आपके पास अनब्रांच्ड होता है, और सेल्यूलोज की बात करूं तो सेल्यूलोज भी आपके पास अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट पर जो सेकंड पॉइंट है हमारी, इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मैं टेबल किस वजह से आपको बना रहा हूँ, इस वजह से ताकि जब आप एक दिन पहले जब आपका या ऐसे समझे कि कल एग्जाम है तो आप पूरा टॉपिक पढ़ने से बेहतर है आप इस टेबल को रिवाइज कर दें। इस वजह से मैं टेबल अपने हर सेशन में बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो लास्ट दिन हो उस दिन में परेशानी ना हो। ये जो पॉइंट्स हैं मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इनको जरूर याद करना है, ऐसे नहीं इग्नोर करना है, और मेन फंक्शन जो है उसको भी याद करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात करूं तो उसमें जो स्टार्च है उसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपके पास अमाइलोज के अंदर वो क्या है। अमाइलोज के अंदर अगर पूछा जाए तो आपके पास है अल्फा 1,4, और अमाइलोपेक्टिन की बात करूं तो अमाइलोपेक्टिन के अंदर जो है आपके पास वो है अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज, ठीक है। अब आते हैं ग्लाइकोजन की तरफ। ग्लाइकोजन के पास भी अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 लिंकेज होता है। टाइटिन के पास बीटा 1,4 होता है, और सेल्यूलोज के पास बीटा 1,4 होता है। लास्ट बात आपकी आती है आयोडीन रिएक्शन के साथ। क्या करें अगर हम इनकी आयोडीन टेस्ट करवाएं तो क्या होगा। अगर आप आयोडीन टेस्ट करवाएंगे भाई स्टार्च की तो आपको मिलेगा ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर मिलेगा अगर आप इनकी करवाएंगे टेस्ट। नंबर 1। अब आते हैं इस ग्लाइकोजन की तरफ। अगर आप ग्लाइकोजन की करवाएंगे तो आपको मिलेगा रेड कलर, ठीक है, रेड कलर मिलेगा। और अगर आप करवाएंगे किसकी, काइटिन की, तो आपको बात याद करेंगे कोई भी कलर नहीं मिलेगा, नो कलर। सॉरी, नो कलर। और अगर आप काइटिन के बाद सेल्यूलोज को देखें तो इसमें भी आपके पास कोई कलर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये टेबल जो आपके पास है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। इसमें मैंने जितनी भी चीजें इवन आपके पास जो सॉरी फॉर माई राइटिंग, आई विल ट्राई फॉर माई बेस्ट, ठीक है। तो ये जो टेबल है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमाइंड दिस, अपनी मेमोरी के अंदर सेव कर लें। अब बात आती है कि सर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है इसको याद कैसे करें। याद करने का सिंपल मेथड ये है कि आप जो मेरे नोट्स जो आप अभी मेरे साथ नोट कर रहे हैं, ठीक है, जो मेरे नोट्स हैं इनको जरूर अपनी कॉपी पर 1 टाइम लिखें। उसके बाद क्या करें कि आपको इसको 5 टाइम रिवाइज करना है, ठीक है। 5 टाइम रिवाइज करने के बाद क्या करें, 1 टाइम इस पूरे नोट्स को लिख लें जो भी आपके माइंड के अंदर है। और ये जो लिखना है आपके पास ये बिल्कुल किसी दूसरी पेज पर लिखें, लेकिन चीटिंग खुद से ना करें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है पास पेपर की, और वो भी पास पेपर मैंने इसी में दिए हुए हैं। अब एक कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज है, लेकिन इन एमसीक्यूज से पहले मैं कुछ यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मुझे बतानी थी, बता नहीं पाया, वो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर दूं, ठीक है। सिंपल बातें हैं कुछ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक आइसोमर है जिसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ये एडिशनल चीजें हैं जो कि केपीके के अंदर है, इस वजह से मुझे डिस्कस करनी है, ठीक है। केपीके के अंदर है आपके पास एक्स्ट्रा चीजें, ये चीजें जो हैं केपीके के अंदर इवन फेडरल की टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है। में जो फर्स्ट आपके पास आता है वो आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करूंगा, मेंशन करूंगा एक एक वर्ड को, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो इन टर्म्स को लेकर। स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक ऐसा आइसोमेरिज्म होता है जिसमें आपके पास जो एच आइन है और ओ एच आइन है, ठीक है, एच आइन और ओ एच जो आपके पास हाइड्रोजन होता है और जो हाइड्रोक्साइल होता है, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये ग्रुप्स अरेंज होते हैं डिफरेंट पैटर्न टू द असिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। एक ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें हाइड्रोजन नाइट्रोक्साइल ग्रुप जो है अरेंज हो डिफरेंट पैटर्न में असिमेट्रिक कार्बन के अराउंड, तो हम उसे कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब बात आती है कि सर आपने ये तो डिफाइन कर दिया, लेकिन ये तो बताएं कि असिमेट्रिक कार्बन होता क्या है। बेटे असिमेट्रिक कार्बन जो आपके पास है ये सिंपल है कि एक ऐसा कार्बन जो कि बॉन्ड बनाए, कार्बन विच मेक बॉन्ड विथ विथ
4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स, तो हम उसे कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, एक ऐसा कार्बन जो बॉन्ड बनाए किसके साथ, 4 डिफरेंट एटम्स हो या 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप्स हो, तो हम उसे कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं स्टीरियोआइसोमेरिज्म के अलावा, जो आपके पास जो सेकंड पॉइंट में यहाँ पर डिस्कस करूंगा, केपीके के अंदर एक और आया, वो है एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स ये आपकी केमिस्ट्री नहीं है, ये बिल्कुल बायो ही है। बायो में कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं केपीके के अंदर, तो वो मुझे डिस्कस करनी थी यहाँ पर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एनेंटियोमर्स बेसिकली क्या होते हैं। एनेंटियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोज एबल मिरर इमेज ऑफ वन एनदर। ठीक है, लाइक हमारे पास, अगर मैं इसका एग्जांपल मेंशन करूं, तो जो मैंने बताई थी डी और एल शुगर के बारे में, डी एंड एल आइसोमर जो आपके पास होते हैं ग्लूकोज के, वो एनेंटियोमर्स हैं। ठीक है, अब थर्ड जो पॉइंट आती है वो आपके पास आती है डायास्टीरोमर्स के बारे में। ठीक है, उससे पहले मैं बात करूंगा एपीमर्स के बारे में। एपीमर्स किसे कहते हैं? एपीमर्स जो आपके पास होती है, दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइल एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स it only one asymmetrical carbon atom। ये जो आपके पास एपीमर्स हैं, ठीक है, इनके पास डिफरेंट अरेंजमेंट होती है हाइड्रोजन आयन की और हाइड्रोक्साइल ग्रुप की, सिर्फ एक असिमेट्रिक कार्बन के ऊपर। ठीक है, और नेक्स्ट जो मैंने बताया था वो बताया था डायास्टीरोमर्स के बारे में। ठीक है, ये भी टर्म्स केपीके के अंदर आई हुई है, इस वजह से मुझे मेंशन करनी है, डायास्टीरोमर्स। इसमें क्या होता है कि बच्चे, इसमें बेसिकली डिफरेंट अरेंजमेंट होती है हाइड्रोक्साइल ग्रुप की और हाइड्रोजन आयन की। जिस तरह एपीमर्स में एक असिमेट्रिक कार्बन के ऊपर था, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा असिमेट्रिक कार्बन पर इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट हो, तो हम उसे कहते हैं डायास्टीरोमर्स। ठीक है, और लाइक एनेंटियोमर में जिस तरह इनकी जो मिरर इमेज बनती है, इस तरह इसमें आपके पास मिरर इमेज नहीं बनती। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यही सेम डेफिनेशन है। मैं यहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, इस वजह से मैं यहाँ पर जस्ट, ठीक है, अब इसमें मैं बता दूं कि आपके पास इतनी जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सेम है। या चलो मैं डिफाइन कर देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज ना हो। चलिए डिफाइन कर देता हूँ। डायस्टीरोमर्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप एट मोर देन वन। अब यहाँ पर जस्ट वन डिफरेंस है, मोर देन वन असिमेट्रिकल कार्बन एटम। ठीक है बच्चे, और दूसरी बात मैंने यहाँ पर बताई थी, नॉट मिरर इमेज फॉर्म। ठीक है, कोई भी मिरर इमेज नहीं बनती यहाँ पर, नंबर वन। नंबर टू, इसमें अरेंजमेंट तो होती है हाइड्रोक्साइल और हाइड्रोजन आयन की, बट मोर देन वन असिमेट्रिक कार्बन ऊपर के। और यहाँ पर डी और एल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, वो क्या है, एनेंटियोमर्स हैं। ये कुछ टर्म्स थे जो मुझे बताने थे आपको। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के थ्रू वो डिटेल के साथ कवर कर दूं। ठीक है, यहाँ पर मैं कवर कर देता हूँ एनेंटियोमर की। लाइक आपके पास है डी ग्लूकोज, चले डी ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास है हाइड्रोक्साइल एल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ पर कार्बन हाइड्रोक्साइल, देन हाइड्रोजन, देन कार्बन, और हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइल ग्रुप, देन कार्बन हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोजन, एंड देन कार्बन हाइड्रोजन। यहाँ पर आपके पास आएगा CH2OH, और यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ ग्रीन से OH को। ठीक है, ये आपके पास है डी ग्लूकोज। और अगर मैं इसका सेम ही यहाँ पर बनाऊं, या चलो इसको ही कॉपी कर दूं। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर कॉपी हो गया। अब बोलें, और मैं क्या करता हूँ कि आप देखें सब सेम है, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप सेम, हाइड्रोक्साइल ग्रुप सेम सेम सेम, हर चीज सेम है। बस डिफरेंस कहाँ पर आता है कि इनकी जो है बेसिकली जितनी भी कायरल सेंटर है उनके पास डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, और इसमें आपके पास, अब इसके मिरर देखें तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप यहाँ पर आ गया, और हाइड्रोजन जो कि आपके पास लेफ्ट साइड पर था वो राइट साइड की तरफ आ गया। ठीक है, तो इस तरह की चेंजिंग जो होती है, ठीक है, ये आपके पास डी ग्लूकोज है, ये आपके पास क्या बन गया, एल ग्लूकोज। ठीक है, एल ग्लूकोज। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बेसिकली है एनेंटियोमर्स, हम इन्हें कहते हैं एनेंटियोमर्स, एनेंटियोमर्स।
बस ठीक है बच्चे। इसमें जितने भी आपके पास जो कायरल सेंटर होंगे उनके उनमें डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होंगे। मैं चलो यहाँ पर मेंशन कर दूं, ऑल कायरल सेंटर हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें एक और चीज भी आपके पास आती है एट द एंड। ठीक है, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज किसे कहते हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। ठीक है, डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज जो आपके पास है मैं बता दूं तो डी ग्लूकोज जो बेसिकली आपके पास है ये क्या करते हैं कि ये मेटाबोलाइज करते हैं, दे मेटाबोलाइज्ड बाय राइट हैंडेड एंजाइम। इनको मेटाबोलाइज कौन करता है? राइट हैंडेड एंजाइम करता है। और जो नेक्स्ट आपके पास है वो है एल ग्लूकोज। ये दोनों आइसोमर है एनेंटियोमर ग्लूकोज के। ठीक है, अगर मैं एल ग्लूकोज की बात करता हूं तो बेटे एल ग्लूकोज जो आपके पास है वो उसको मेटाबोलाइज करता है, सॉरी वेट दे आर नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय राइट हैंडेड। ये बात किसी भी बुक में मेंशन नहीं है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं ये बात जरूर यहाँ पर मेंशन करता हूँ। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय राइट हैंडेड, इसी वजह से यही रीजन है कि ये जो आपके पास लेफ्ट हैंडेड शुगर है इसको यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल स्वीटनर फॉर डायबिटीज पेशेंट। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, पॉइंट्स थी जो मुझे बतानी थी और मैंने आपको बता दी है, तो नोट करते हैं अपनी नोटबुक में। ओके, अब इसमें और कोई पॉइंट तो नहीं है लेकिन एक और पॉइंट है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर किसे कहते हैं। ठीक है, अब बेटे आर्टिफिशियल स्वीटनर को मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ इस स्पेस के अंदर कि आर्टिफिशियल स्वीटनर कहते किसे। ठीक है, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल स्वीटनर सर। अब जो आपके पास आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है इसको मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पर, लेफ्ट हैंडेड sugars that taste the same is right-handed। इन दोनों का जो टेस्ट होता है, लेफ्ट हैंड शुगर हो, ठीक है, उनका जो टेस्ट होता है और जो राइट हैंड शुगर का होता है, इन दोनों का टेस्ट तो सेम होता है, बट दे हैव 0 कैलोरीज। बट इनके पास कोई कैलोरीज नहीं होती, दे हैव 0 कैलोरीज। ठीक है, बाय बिकॉज दे आर नॉट डाइजेस्टेड बाय द बॉडीज, क्योंकि इनको बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती, बिकॉज दे आर नॉट डाइजेस्टेड बाय बॉडी राइट हैंडेड एंजाइम। ठीक है बच्चे, ये थी डेफिनेशन आपके पास आर्टिफिशियल सुनने की। लेफ्ट हैंडेड शुगर्स के पास टेस्ट जो होता है वो सेम होता है जो कि राइट हैंडेड के पास होता है, बट इसमें क्या होता है कि इनके पास 0 कैलोरीज होती है। ठीक है, और क्योंकि इनको हमारी जो बॉडी के जो राइट हैंडेड शुगर के जो एंजाइम है वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसके वजह से इसके पास 0 कैलोरी शुगर होती है। ठीक है, हम आर्टिफिशियल स्वीटनर को 0 कैलोरी शुगर भी कहते हैं। आप पूछिए एग्जामिनर क्यों कहते हो, क्योंकि हमारी जो राइट हैंडेड एंजाइम है जिस्म के वो इस शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इस वजह से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती। अब मैं आता हूँ किसी एमसीक्यूज की तरफ, ये जो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज है। ठीक है, अच्छा, ये जो पॉइंट्स थी जो मैंने बताई, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, और ये सिंध की टेक्स्ट बुक में आपके पास आई हुई है, इस वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन किया। इनडायरेक्टली आई हुई है, कहीं पर मेंशन नहीं है जिस तरह दूसरी पॉइंट्स मेंशन थी, इस वजह से ये पॉइंट जो है वो इनडायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस में, व्हाई आर लेफ्ट हैंडेड शुगर यूज्ड इन आर्टिफिशियल स्वीटनर फॉर डायबिटीज पेशेंट। क्यों जो लेफ्ट हैंडेड शुगर है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पर यूज होती है डायबिटीज पेशेंट के लिए। बिकॉज दे आर स्वीटर देन राइट हैंडेड, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिकॉज दे आर मेटाबोलाइज फास्टर इन द बॉडी। मैंने ऊपर बताया कि लेफ्ट हैंडेड एल शुगर जो है, एल ग्लूकोज जो कि लेफ्ट हैंडेड शुगर है, बिल्कुल ये मेटाबोलाइज नहीं होती, इस वजह से यहाँ पर लिखा दे आर मेटाबोलाइज, बिल्कुल गलत बात। और यहाँ पर बिकॉज दे आर चीपर टू प्रोड्यूस, कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, बिकॉज दे हैव 0 कैलोरीज एंड दे आर नॉट डाइजेस्टेड बाय द राइट हैंडेड, वही बात जो मैंने यहाँ पर मेंशन की है। सो सी आंसर, सी आपके पास जो ऑप्शन है इट इज
द करेक्ट आंसर। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज करते हैं जो कि आपके पास पेपर में आपके पास आए हुए हैं। पास पेपर में आपके पास ये एमसीक्यूज आए हुए हैं, इस वजह से मुझे इन एमसीक्यूज को डील करना है। ठीक है, यूएचएस मॉडल पेपर में आया था 2011 में ये एमसीक्यूज। सबसे पहले कह रहा है कि द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो बेसिक एलिमेंट है जितने भी कंपाउंड्स है उसमें जो बेसिक एलिमेंट होता है वो होता है आपके पास कार्बन। यहाँ पर डी आंसर इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड दे कंटेन द थ्री एलिमेंट। आप सबको पता है। अच्छा, ये यूएचएस 2012 में आया था जिसमें पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। ये ऑप्शन कहाँ पर है? ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, आपके पास होगा डी आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि द कंपाउंड व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट, हम इसे क्या कहते हैं? अगर मैं दिखाऊं तो हम ऊपर पढ़कर भी आए हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। देखिए वही पॉइंट्स आपके पास आइए पास पेपर में जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए। कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, पेयरिंग द एल्डिहाइड आर कीटो ग्रुप। तो वही आपके पास यहाँ पर बात आई है जो मैंने वहां पर मेंशन की है। ठीक है, वापस आते हैं उसी एमसीक्यूज की तरफ। तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? इसमें जो ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा कार्बोहाइड्रेट्स। मोनोसैकेराइड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं दैट व्हिच वन आर इंटरमीडिएट इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस बोथ। अब ये देखिए यूएचएस 2012 में एमसीक्यूज आया था और मैंने आपके ऊपर एक टेबल बनाई हुई है, उसमें मैंने आपको बताया भी है। इसमें जो ऑप्शन आएगा ग्लूकोज लैक्टोज नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपके पास इसमें बी ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटो शुगर आर द सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड कंटेनिंग द कीटो ग्रुप। अब सिंपलेस्ट की बात कर रहा है तो सिंपलेस्ट में आपके पास आता है 3 कार्बन टाइप की शुगर जिसको हम कहते हैं ट्रायोज। और ट्रायोज में भी जो कीटो है आपके पास उसमें आती है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन यानी डीएच है। ठीक है, और ये जो आपके पास है वो कीटो। अगर वो बात करें किसकी, वो बात करें एल्डो ग्रुप की, किसकी? एल्डो ग्रुप की। देन आपके पास आएगा ग्लीसरोस जिसको हम दूसरा नाम भी देते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है बेटे, अब इसमें जो ऑप्शन होगा आपके पास होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सो मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो आपके पास है वो आपके पास है ग्लूकोज। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास है व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड। लैक्टोज आप सबको पता है कि डाइसैकेराइड है, हमने पढ़ा था। ग्लाइकोजन आपके पास पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड। तो यहाँ पर जो ए आंसर है वो बिल्कुल सही है। पॉलीसैकेराइड जो हमने टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। व्हिच ऑफ फॉलोइंग गिव ब्लू कलर विद आयोडीन। अब यूएचएस 2008 में ये एमसीक्यूज आपके पास आया है। ठीक है, यूएचएस 2018 में ये एमसीक्यूज आपके पास मेंशन है। ठीक है, ब्लू कलर के बारे में बताना है तो ब्लू कलर जो आपके पास देता है वो देता है आपके पास स्टार्च। ठीक है, ग्लाइकोजन रेड कलर देता है और सेलुलोज कोई कलर नहीं देता। व्हिच ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट इज लीस्ट रेजिस्टेंट टू डिके। अब लीस्ट रेजिस्टेंट टू डिके इसमें कौन सा ऑप्शन है? जी हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज लीस्ट रेजिस्टेंट टू डिके। बिल्कुल सही बात है, इसमें आपके पास बेटे जो ऑप्शन होगा वो होगा स्टार्च। ठीक है, इट इज लीस्ट रेजिस्टेंट टू डिके। नेक्स्ट चलते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ द फंजाई। तो सेल वॉल जो होती है फंजाई की उसमें क्या मिलता है? उसमें हमें मिलता है काइटिन। ठीक है, यही थे हमारे कुछ एमसीक्यूज और हमने इसे कवर कर लिए हैं। ठीक है, इन चीज़ों को जरूर रिवाइज करें और जितना हो सके रिवाइज करते रहें। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि कैसे आपको रिवीजन करनी है तो उसके अकॉर्डिंग करें। और जो भी क्वेश्चन हो और जो भी फीडबैक हो वो जरूर कमेंट में हमें बताएं। इस चैनल पर जो न्यू है उनको मैं यही कहूँगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, टू बेस्ट ऑफ द लक, पढ़ते रहें, कीप मूविंग योर सेल्फ, कीप पुशिंग योर सेल्फ, डिसिप्लिन के साथ पढ़ें और इंशाल्लाह यू विल गेट योर एम।